दोस्तों ध्यान से देखिए इस शख्स को। ये दुनिया का सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव शख्स था। यानी कि पूरी दुनिया में अगर कोई सबसे ज्यादा रेडिएशन की लपेट में आया है तो वो यही हिसाची ओची नामी शख्स ही था। इस शख्स ने जो दर्द बर्दाश्त किया है और जो मौत इसको मिली है, आप उसके बारे में सुनोगे तो शायद आप खुद शौक रह जाओगे। आप बस इस आदमी की जगह खुद को वहां पर रख कर देखना और जो आप फील करोगे वो किसी भयानक ख्वाब से कम ना होगा। हिसाची ओची 25 साल जो कि दिखने में काफ़ी अच्छा खासा था, जो कि एक न्यूक्लियर पावर फैक्ट्री जेसीओ में काम करता था अपने 2 कोलीग्स के साथ, जिनमें एक का नाम था शिनोहारा और दूसरे का योकोकावा। ये जेसीओ फैक्ट्री जापान में है। ये खुद तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करती, लेकिन दूसरी बड़ी बड़ी कंपनीज को ये रिएक्टर और फ्यूल बनाकर उन्हें सप्लाई करने का काम करती थी ताकि इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सके। लेकिन गैस व्हाट, ये फ्यूल दुनिया का सबसे ज़्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूरेनियम की कन्वर्जन से बनाया जाता था। अब अगर हम दूसरी फैक्ट्रीज की बात करें तो फ्यूल बनाने के लिए यूरेनियम का सिर्फ 5% ही इस्तेमाल किया जाता है और बहुत ही एहतियात और सफाई के साथ स्पेशली 2 कंटेनर्स की मदद से उसे मिक्स भी किया जाता है। लेकिन ये जेसीओ फैक्ट्री बाकी फैक्ट्रीज से बहुत अलग थी। यहाँ काम करने वाले वर्कर्स स्पेशल कंटेनर्स के बजाय घर में यूज़ होने वाली स्टील की बाल्टी से यूरेनियम को मिक्स किया करते थे। और ये पहली बार भी नहीं था कि ये तीनों दोस्त पहली बार ऐसा कर रहे हों, बल्कि ये बाल्टी वाला सारा प्रोसेस ये कई सालों से करते आ रहे थे, लेकिन कभी कोई डिज़ास्टर नहीं हुआ था। लेकिन 3 दिसंबर 1999 को इंसानी हिस्ट्री में एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसे आज भी याद करते हुए जापान के लोग रो पड़ते हैं। 30 सितंबर का वो दिन जब ये हिसाची ओची को पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा रेडियो एक्टिव शख्स बनाने वाला था। फैक्ट्री अपने शेड्यूल से 2 दिन पीछे चल रही थी, जिसको देखते हुए वर्कर्स को काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर भी था। वर्कर्स पर यह प्रेशर इतना ज़्यादा था कि उन्होंने फ्यूल बनाने के इस प्रोसेस में भी तेज़ी लाना शुरू कर दी। यूरेनियम को मिक्स करने का काम तो पहले ही बाल्टियों से किया जाता था, पर कभी कोई हादसा नहीं हुआ था। तो हिसाची ओची भूल गए कि यूरेनियम का सोल्यूशन जो मशीन के थ्रू मेन टैंक में जाता है वो उन्होंने डायरेक्ट बाल्टियों से ही डालना शुरू कर दिया। और तो और इन तीनों दोस्तों ने यूरेनियम की परसेंटेज 5 से बढ़ाकर 18% तक कर दी ताकि जल्द से जल्द फ्यूल को बनाया जा सके। सुबह 10:35 पर जब वो टैंक के ऊपर चढ़कर उस सोल्यूशन को डाल रहे थे तो तब अचानक टैंक के अंदर से ब्लू कलर की फॉर्म में रेडिएशंस बाहर निकलने लगती हैं। और ये गैस जैसे ही टैंक से बाहर निकलती है तो ये तीनों दोस्त हिसाची ओची, शिनोहारा और योकोकावा को फ़ौरन अपनी लपेट में ले लेती है। अब क्योंकि हिसाची ओची उस टैंक के सबसे ज़्यादा करीब था तो उसने बाकी 2 के मुकाबले में सबसे ज़्यादा रेडिएशंस को एब्जॉर्ब किया। वैसे साइंस के मुताबिक एक आम शख्स 1 साल के अंदर सिर्फ 1 मिली सीवियट सी रेडिएशंस को झेल सकता है। यानी कि इतनी इंसान की कैपेबिलिटी होती है कि वो इतने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को झेल सके। लेकिन हिसाची ओची को 17,000, शिनोहारा को 10,000 और योकोकावा को 3,000 मिली सीवियट्स का झटका लगता है, जिसकी वजह से उन तीनों को फ़ौरन से वॉमिटिंग होती है और पूरा जिस्म जलना शुरू हो जाता है। जब ये सारा हादसा उनके साथ पेश आया तो उन्होंने कोई ज़्यादा फील नहीं किया, लेकिन फिर भी वो तीनों हॉस्पिटल चले गए। हॉस्पिटल जाने के बाद भी उनकी बॉडी में कोई ज़्यादा चेंजिंग्स देखने को नहीं मिली, बस स्किन रेड हो चुकी थी। डॉक्टर्स को ये लगा कि ये तो बिल्कुल ठीक हैं और 1-2 दिन में ये तो बिल्कुल सही हो जाएंगे। लेकिन दर्द की असल तकलीफ तो उन्हें अगले दिन शुरू हुई। अगले दिन जब डॉक्टर्स ने उनका रेडिएशन लेवल चेक किया तो चेक करते ही सारे डॉक्टर्स वहाँ से भाग जाते हैं कि इतनी ज़्यादा रेडिएशंस थी कि कोई भी शख्स ऑन द स्पॉट अपना दम तोड़ देता। लेकिन हिसाची ओची अभी भी जिंदा था और दर्द से तड़प रहा था। दोस्तों अब यहाँ से ज़रा गौर से सुनना, क्योंकि इसी पॉइंट से आपको हिसाची ओची की कंडीशन और उसके दर्द का अंदाज़ा होने वाला है। अब हर इंसान के बॉडी सेल्स हर सेकंड में प्रोड्यूस भी होते हैं और ख़त्म भी। ये काम हर इंसान के डीएनए में पहले ही मौजूद होता है, लेकिन हिसाची के केस में उसका डीएनए पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। यानी कि उनकी बॉडी में ना तो अब सेल्स बन रहे थे और ना ही ख़त्म हो रहे थे। लेकिन जैसे ही उसके पुराने सेल्स ख़त्म होना शुरू होते हैं तो उसकी तकलीफ़ इसी पॉइंट से स्टार्ट होती है। उस दिन के बाद हिसाची ने ऐसा दर्द झेलना शुरू किया कि आप उसके बारे में इमेजिन भी नहीं कर सकते। उसके सेल्स पूरी तरह से ख़त्म हो चुके थे। यही वजह है कि डॉक्टर्स ने उन्हें सेल ट्रांसप्लांट का ट्रीटमेंट देना भी शुरू कर दिया, जो कि उस वक्त इस दुनिया में पहली बार हो रहा था। हिसाची ओची के बहन के सेल्स उसकी बॉडी में ट्रांसप्लांट किए गए, लेकिन डॉक्टर्स की ये तरकीब भी ज़्यादा देर तक नहीं चल सकी। वाइट ब्लड सेल्स पूरी तरह से ख़त्म हो जाने की वजह से छोटा जख्म भी हिसाची के लिए जानलेवा साबित होने लगा। उसकी हालत इतनी बुरी हो चुकी थी कि जब उसकी बॉडी से मेडिसिन टेप को हटाया जाता तो उसके साथ स्किन और मांस के टुकड़े भी चिपक कर बाहर आ जाते थे। उसकी बॉडी में फ्लूइड और दवाइयों को स्टोर करने की कैपेबिलिटी भी ख़त्म हो चुकी थी और जो इंजेक्शंस उसको लगते थे वो उसकी स्किन और बाकी बॉडी होल से बाहर आ जाते थे।
हालत इतनी बुरी हो चुकी थी कि हिसाची की बॉडी एक दिन के अंदर 1 लीटर फ्लू, डायरिया और ब्लड को बाहर निकालने लगी। लेकिन ये तो अब सिर्फ शुरुआत थी। कुछ ही दिनों के बाद हिसाची की बॉडी डेली 10 लीटर फ्लूइड को बाहर निकालने लगी। जितना फ्लूइड उसकी बॉडी से बाहर निकलता, डॉक्टर्स उसी वक्त उतना ही फ्लूइड उसकी बॉडी में दोबारा इंजेक्ट कर देते ताकि वो जिंदा रह सके। जब दवाइयाँ देकर उसे सुलाया जाता था तब भी उसकी बंद आंखों से ब्लड आता था, और जब जागने के बाद वो खून के आंसुओं से रोता और डॉक्टर से मिन्नतें करता कि बस करो, मेरी ट्रीटमेंट अब और ना करो, मैं अब और ज़्यादा दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतनी तकलीफ़ के साथ उसे कई बार हार्ट अटैक्स भी आए, लेकिन वो फिर भी ज़िंदा रहा। हॉस्पिटल्स में 2 महीने गुजरने के बाद अब वो सही से बोल भी नहीं पा रहा था, क्योंकि अब तो उसे सांस लेने में भी मुश्किल हो रही थी। कुछ दिन और गुजरे तो हिसाची की हार्ट बीट बिल्कुल रुक जाती है, लेकिन डॉक्टर्स नहीं रुकते। वो हिसाची को 3 इलेक्ट्रिक शॉट्स देते हैं और फौरी तौर पर उसकी हार्ट बीट दोबारा वापस आ जाती है। इस बार हिसाची ओची जिंदा तो था, लेकिन वो किसी मरे हुए से कम भी ना था। उसे अब और ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, क्योंकि इससे पहले जो बाकी ऑर्गन्स ठीक से काम कर रहे थे वो भी अब काम करना बंद कर चुके थे। हॉस्पिटल में 81 दिन गुजारने के बाद डॉक्टर्स ने अब उसकी फैमिली से परमिशन भी लेना शुरू कर दी कि अब की बार अगर इसकी हार्ट बीट रुकी तो हम इसको दोबारा ज़िंदा करने की कोशिश भी नहीं करेंगे। और उसकी फैमिली इस बात पर मान भी जाती है। आप ये जो पिक्चर देख रहे हैं, ये थी उसकी एंड में कंडीशन। उसकी बॉडी से सारा फ्लूइड और स्किन बाहर निकल चुकी थी, लेकिन वो फिर भी ज़िंदा था और वो दर्द से तड़प रहा था। इसकी पिक्चर देखकर आपने इस बात का अंदाज़ा तो लगा ही लिया होगा। फाइनली हॉस्पिटल में पूरे 83 दिन गुजारने के बाद उस शख्स की मौत हो जाती है। लास्ट में दोस्तों आप खुद ज़रा इमेजिन कर देखो कि कैसे 83 डेज़ उस शख्स ने इतना दर्द बर्दाश्त किया। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में जब भी दर्द का नाम आता है तो हिसाची ओची का नाम उसके साथ ज़रूर लिखा होता है। ऐसे तो नहीं जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने कहा था, I am become death, the destroyer of worlds. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।